ज़राए के मुताबिक एहसन शाह जो है उसने इतराफ़ी बयानात भी दिए हैं कि हाँ मैंने पैसे लिए और पुलिस ने कुछ पैसे रिकवर भी किए हैं। घर से बंदा उठाते हैं, घर से बंदा उठाकर उसका बाहर का वकुआ बना के 1.5 किलो 2 किलो चर्च डाल देती हैं, तो वो चर्च भी तो रिकवरी में आती है। लोगों का भी एक माइंड है, उनको समझ आ जाएगा कि 50 साल का बंदा जिसकी बीवी बच्ची है, जिसके एक बैकग्राउंड है, क्या वो सुपारी लेकर कत्ल करेगा? और वहां पर जहां पर उसको इल्म है कि ना सिर्फ वो कत्ल करेगा बल्कि कत्ल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम यार, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रेहान हैदर। नाज़रीन, मीर बलाज टीपू कत्ल केस जो कि ज़ुबान ज़द-ए-आम है, इसी के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियाँ अब्दुल मतीन एडवोकेट साहब। इनका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था जिसमें ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से होता ही है कि जो मुद्दई होता है उसी को पर्चे में घसीटा जाता है, ताकि वो जब घसीटा खा के बाहर आए तो वो पर्चे की जो पैरवी है वो करना छोड़ दे। इनसे जानते कि इस सारे मामले को ये कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रेहान भाई, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ आवर हुए। मतीन भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने एक बयान दिया था कि एहसन जो है उसे इस मामले में फिट किया गया है। मैं बड़ा हैरान था क्योंकि पूरा पाकिस्तान उस पर लान तान कर रहा है और कह रहा है कि असल मुजरिम यही है, असल कातिल यही है, इसने अपने यार की रैकी करवाई, पैसे लिए, 5 करोड़ लिया। तो एक वाहद बंदा मैंने देखा जो कह रहा है कि नहीं ये मुझे बेकसूर लग रहा है। क्या वजह थी? भाईजान, मैंने ये भी नहीं कहा कि वो बेकसूर है, और ये मैंने जरूर कहा है कि उसको इस मामले में घसीटा गया है। अब वो बेकसूर है या नहीं वो तो आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर प्रॉपर ट्रायल पता लगेगा। ठीक है। मामला ये है कि हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम है वो बड़ा बेकार है। ठीक। वहां पर पर्चे में उन लोगों को ततीमा बयान के जरिए मुलव्वस कर दिया जाता है जो या तो उसकी फैमिली रिलेटेड हैं या फिर उस पर्चे की पैरवी कर रहे हैं, ताकि जो असल मुजरमान हैं वो आजाद फिरे। ठीक है। केस की सारी डाइवर्शन बदल दी जाती है। जिन्होंने काम करना होता है वो अंदर घसीटा खा रहे होते हैं, जिन्होंने जुर्म किया होता है वो बाहर मजीद जुर्म कर रहे होते हैं। आप ये भी कह रहे थे कि ये मुझे लगता है कि जाती रंजिश की बिना पर कत्ल हुआ है, क्योंकि जो शूटर था वो तो मौका पर ही जाम बहक हो गया। क्या मामला ये है कि हमने आज तक जितनी भी स्पारी के केसेस देखे हैं, स्पारी मर्डर वो होता है जिसमें कत्ल करवाने वाला कोई और होता है, कत्ल करने वाला कोई और होता है। ठीक है। अब जितने भी आप स्पारी मर्डर्स देखेंगे ना, उसमें आप स्पारी लेने वाले की उम्र देखेंगे 18 से 25 साल की रेंज में होगी। ये वो बंदे होते हैं जिनकी ना तो शादी होती है, ना बीवी बच्ची होते हैं, ना खानदान होता है। ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो जिनको अपने पीछे फैमिली का कुछ नहीं है, और ये वो लोग हैं जो कत्ल करने की नीयत से जाते हैं। आप इस मर्डर को आप देखिए कि ये वो मर्डर है बलाज वाला जिसके अंदर कत्ल करने वाला 50 साल का है, उसकी बीवी भी है, बच्चे भी हैं, 4 शादियां भी बताई जा रही हैं, उसका एक फैमिली पूरा बैकग्राउंड है, और वो 50 साल की उम्र का है। 50 साल की उम्र का बंदा बड़ा मैच्योर होता है, वो स्पारी नहीं लेता, वो बदला जरूर लेता। अच्छा। इसकी 50 साल की उम्र बताती है कि इसकी जरूर कोई ना कोई रंजिश रही होगी इसके बावजदाद के साथ, और उस रंजिश का बदला उसने इस तरह लिया कि उसको ये पता भी था कि ना सिर्फ मैं कत्ल करूंगा बल्कि कत्ल हो जाऊंगा, उसके बावजूद वो आया। खुदकश कत्ल था ये, यही तो बात है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल वसूख से कह रहा हूं कि ये हुआ है, मैं तो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए आपको बता रहा हूं। लोगों का भी एक माइंड है, उनको समझ आ जाएगा कि 50 साल का बंदा जिसकी बीवी बच्ची है, जिसके एक बैकग्राउंड है, क्या वो सुपारी लेकर कत्ल करेगा? और वहां पर जहां पर उसको इल्म है कि ना सिर्फ वो कत्ल करेगा बल्कि कत्ल हो जाएगा। चल, लेकिन यहाँ पर ये भी तो आप देखें ना कि एक मालशिया है, वो इतने सिक्योरिटी वाले सिस्टम में दाखिल होता है। शादी हो रही थी और उनको साबिक पुलिस ऑफिसर के बेटे की शादी थी गालबन, जहाँ पे ये मर्डर हुआ है, तो कैसे? बैक सपोर्ट जरूर मिली है ना। जाती रंजिश तो है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक। तो बैक सपोर्ट तो मिली, और उन लोगों से मिली जो दुश्मन के दुश्मन थे। तो एहसन को इस सारे मामले में आप कैसे देख रहे हैं? एहसन के साथ देखिए, जो भी मामला है अगर वो इसमें मुलव्वस है तो उसको जरूर सजा होनी चाहिए, लेकिन उसको गिरफ्तार करना, फिर उसकी टिंड कराना, फिर उस टिंड की तस्वीर वायरल करना और आवाम के अंदर एक ऐसा एहसास पैदा करना कि जी हम बलाज के कत्ल के पीछे बहुत वर्किंग कर रहे हैं और जो मुलजमान हैं हम उनके साथ ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये तो कोई तरीकेकार नहीं। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें पुलिस ऑफिसर जो है वो बता रहे थे कि हमने कोई टिंड नहीं की। वेरी गुड, ये एक फेक तस्वीर है। वेरी गुड, तो फिर असल तस्वीर भेज दें। असल तस्वीर भेजना कितना मुश्किल काम है। ये जितनी भी झूठी बातें हैं ये खत्म हो जाए।
यही तो बात है भाईजान, पुलिस हमें मामू समझती है। अच्छा, असल मुल्ज़मान तब पकड़े जाएंगे जब पॉलिटिकल प्रेशर खत्म होगा, और पॉलिटिकल प्रेशर तब खत्म होगा जब आप जैसे दोस्त पब्लिक प्रेशर इतना क्रिएट कर देंगे सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, किसी भी मीडिया के सोर्स के जरिए, कि पब्लिक प्रेशर पॉलिटिकल प्रेशर पर भारी हो जाएगा और फिर असल मुल्ज़मान पकड़े जाएंगे। ज़राए के मुताबिक एहसन शाह जो है उसने इतराफ़ी बयानात भी दिए हैं कि हाँ मैंने पैसे लिए, और पुलिस ने कुछ पैसे रिकवर भी किए हैं। वेरी गुड। पहले नंबर पे तो इतराफी बयान दिया, तो मुझे दिखा दें इतराफी बयान कहाँ पे है, ये किसने बताया? ज़राए की रिपोर्ट है। ज़राए ने कहाँ से सुना? कहीं से तो सुना होगा ना? पुलिस से सुना होगा, बस सुना ही है। अच्छा, कैसे इतराफी बयान होते हैं ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कभी किसी थाने में जाएं तो सही, राइट। दूसरे नंबर पे इतराफी बयान की कोर्ट में क्या हैसियत है जो पुलिस के पास हुआ? 0। क्यों? क्योंकि कोर्ट को पता है कि जो पुलिस का इतराफी बयान है वो अंडर प्रेशर है, वो किसी भी बंदे को प्रेशराइज करके इतराफ करने पर मजबूर करते हैं जबकि वो बंदा बेगुनाह होता। इसलिए कानून ने पुलिस के सामने किसी भी किस्म के इतराफी बयान की कोई अहमियत नहीं रखी। रहेगी बात रिकवरी की, तो रिकवरी डालना कितना का बड़ा काम है। अच्छा, यहाँ पर तो घर से बंदा उठाते हैं, घर से बंदा उठाकर उसका बाहर का वकुआ बना के 1.5 किलो 2 किलो चर्च डाल देते हैं, तो वो चर्च भी तो रिकवरी में ही आती है, लेकिन वो चर्च उस बंदे से बरामद नहीं होती, ना दरामद होती है। लेकिन देखें ये एक हाई प्रोफाइल केस है और एक आम बंदे को पकड़ के उस पर चर्च डालना, इसीलिए तो 50 लाख की चर्च, इसीलिए तो 50 लाख की रिकवरी डालना आसान हो गया कि केस बड़ा हाई प्रोफाइल है। अच्छा, कि करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए आ रहे हैं, तो 50 लाख रुपए उधरों काट के पीछे दे उधर रिकवरी पा दो। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहा हूं कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला चल रहा है, चाहे वो पुलिस से निकलकर सीआई के पास आ गया, चाहे वो एक सब इंस्पेक्टर के रैंक के बंदे ने करनी थी वो आ गई डीआईजी के पास आ गई, उसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन का काम सिर्फ ये नहीं होता कि आप आम से बंदों को पकड़ के आप उनका मीडिया ट्रायल शुरू करवा दें। असल मुल्ज़मान को तो पकड़े जो नामजद है। गोगी और तिफी भट्ट को क्यों नहीं पकड़ रहे? वो कह रहे कि रेड वारंट जो है वो जारी कर दिए, बस वारंट ही निकलेंगे। आप अगले 5 साल बाद मेरे बाल शायद सफेद हो चुके हों, आप मजीद थोड़े बड़े हो चुके हों। क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा बलाज फैमिली को? टीपू ट्रक्का वाले को मिले? बिल्कुल भी नहीं। बिल्ला ट्रक्का वाले को मिले? नहीं। तो अब की बार भी इंसाफ से इंसाफ महरूम रह जाएंगे। की बात नहीं है, मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर 100 पर्चे होते हैं तो 88% लोगों को तो वो पर्चे फेक और फैक्टिशियस करार दे दिए जाते हैं। कन्विक्शन तो होती ही नहीं है। वो क्यों नहीं होती? क्या वजह है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर क्यों नहीं होती? क्योंकि जदीद माहौल को हमने कभी अपनाया ही नहीं। ठीक, कहाँ कमी आ रही है? आप देखिए कि आज 2024 चल रहा है। इस जदीदियत के दौर में जहां पर इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी का एक पूरा सिस्टम है, वहां पर आप 1860 का पाकिस्तान पेनल कोड अप्लाई करेंगे सजा देने के लिए, और वहां पर 1898 का आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई करेंगे प्रोसीजर फॉलो करने के लिए, वहां पर कैसे चीजें ठीक होंगी? तो हमें भी जिद्दत लानी होगी अपने जुडिशरी सिस्टम में। यस। कौन लाएगा? ये कानून साज अदारे लाएंगे। ठीक है, जो फॉर्म 47 पे आए। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहे, क्योंकि लोग इस केस को देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर हाइप है, क्या मामला ये है। देखिए 3-4 चीजें बेहतर करने की हमें जरूरत है। सबसे पहले हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले को ठीक करना पड़ेगा। जब तक हमारी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक फेयर ट्रायल नहीं होगा, जब तक फेयर ट्रायल नहीं होगा तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। सारा सिस्टम जदीद माहौल के मुताबिक अपडेट कर दिया जाए, मुल्ज़मान की जमानत आसान हो जाए लेकिन कन्विक्शन रेट बेहतर हो जाए हमारा। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एवरीथिंग शुड बी अंडर कैमरा। आपने किसी की इन्वेस्टिगेशन करनी है अंडर कैमरा, आपने रेड करनी है अंडर कैमरा, कुछ भी होगा अंडर कैमरा होगा। दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने। ठीक है। और फिर जुडिशियल सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। जुडिशियल सिस्टम में क्या करना पड़ेगा कि जो ट्रायल 2-2, 3-3, 4-4 साल खत्म नहीं होते, वो ट्रायल हमें 6 महीने में कंक्लूड करने पड़ेंगे, ताकि एविडेंस भी प्रॉपर टाइम पर हम दे सके, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सके, वो जितने भी एविडेंसेस है फौरी तौर पर कलेक्ट हो सके। जो साथ जितने भी जुडिशियल डिपार्टमेंट की हेल्प करने के लिए जो एक्स्ट्रा जुडिशियल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसा कि पुलिस है, जैसा कि मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, जैसा कि फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज हैं, इन सब को पाबंद कर दिया जाए कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन फौरी तौर पर तैयार करके कोर्ट में रिपोर्ट करें और 6 महीने में ट्रायल कंप्लीट हो। बहुत शुक्रिया। लास्ट पे सिर्फ ये बता दीजिएगा, क्या लगता है कि एहसन शाह या जो भी इस वक्त गिरफ्तार हैं लोग, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उनसे तफ्तीश की जा रही है,
रिहा हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे? देखिए, मुझे अपनी बात पर ज्यादा यकीन नहीं, मुझे यकीन है पाकिस्तान के वीक जुडिशल सिस्टम पर कि 99% चांसेस होते हैं कि जहां पर इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होती वहां पर जो मुल्जमान होते हैं, जो मुजरमान असल में होते हैं, वो मुल्जम बन के बाहर आ जाते हैं और रहा हो जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाती है। अच्छा, यही वजह है कि आपने यहाँ पर पनामा केसेस देखे जहां पर कन्विक्शन हुई, फिर आपने उन लोगों को बाहर भागते हुए देखा, फिर आपने उनको पाकिस्तान आते हुए देखा, आपने उनको इलेक्शन जीतते हुए देखा, आपने उनको फिर मुल्क के इक़्तिदार पर आते हुए देखा, और आपने उन लोगों को भी देखा जो पाकिस्तान में ही थे, जिनके ऊपर इस तरह ट्रायल कंक्लूड हुए, जिस तरह नेरी में शापर आते हैं वो ट्रायल कंक्लूड हुए, 2-2 4-4 दिन के अंदर सारे केसेस के फैसले हुए इलेक्शन से पहले, उनको कन्विक्ट करार दे दिया गया, वो चोर भी, वो डकैत भी। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। जी तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। आप अब्दुल मतीन साहब की बातों से किस हद तक मुत्तफिक है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।